नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे अर्थशास्त्र के ऊपर। और यह अर्थशास्त्र का क्लास आपके लिए बीपीएससी, बिहार पुलिस, बिहार एसआई, बीएसएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग इत्यादि अगर किसी भी आप स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए यह अर्थशास्त्र का क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगा। तो आइए आज हम लोग हर छोटा से छोटा और हर बड़ा से बड़ा पॉइंट को समझते हुए अर्थशास्त्र को शुरू करते हैं। और हम एकदम छोटी सी बात से शुरू करते हैं कि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। तो मनुष्य के धन संबंधी कार्यों का अध्ययन क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र कहलाता है। मनुष्य के धन संबंधी कार्यों का अध्ययन अर्थशास्त्र कहलाता है। और अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक अर्थ और दूसरा होता है शास्त्र। अर्थ का मतलब होता है धन और शास्त्र का मतलब होता है वैज्ञानिक अध्ययन। यानी धन का वैज्ञानिक अध्ययन भी क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र कहलाता है। अर्थशास्त्र कहलाता है। अर्थशास्त्र एक विकासशील शास्त्र है। विकासशील शास्त्र है इसलिए क्योंकि अर्थशास्त्र में हमेशा कुछ ना कुछ बदलाव होते रहता है, कुछ ना कुछ बढ़ोतरी होती रहती है, जिसकी वजह से हम ऐसा कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र एक विकासशील शास्त्र है, क्योंकि इसमें समय समय पे कुछ ना कुछ बदलाव हमेशा होते रहता है। अब आइए हम लोग समझते हैं अर्थशास्त्र के बारे में। अर्थशास्त्र का परिभाषा विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अपने हिसाब से दिया था, अपने अपने मत के अनुसार दिया था। उन सभी अर्थशास्त्रियों में पहला नाम आता है एडम स्मिथ का। एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र के धन संबंधी परिभाषा को दिया था। एडम स्मिथ का परिभाषा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। एडम स्मिथ का मानना था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है और उन्होंने अर्थशास्त्र के धन संबंधी परिभाषा को देते हुए अर्थशास्त्र के पूंजीवादी स्वरूप को उजागर किया था। एक उन्होंने पुस्तक लिखा जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशन, जिसका प्रकाशन 1776 ईस्वी में हुआ था। इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत इनके पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन को ही माना जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत एडम स्मिथ के पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन को ही माना जाता है। लेकिन इस वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक में कहीं पे भी मानव शब्द का जिक्र नहीं है। इस वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक में कहीं पे भी मानव शब्द का जिक्र नहीं है। इसीलिए कुछ अर्थशास्त्रियों ने एडम स्मिथ की आलोचना करते हुए कहा कि एडम स्मिथ ने मनुष्य से ज़्यादा धन को महत्व दिया है, जो कि गलत है। अब आइए दूसरे अर्थशास्त्री की परिभाषा को समझते हैं। परिभाषा में डॉक्टर मार्शल की परिभाषा में कहा गया है, डॉक्टर मार्शल का कहना था कि अर्थशास्त्र मनुष्य के कल्याण प्रदान करने वाले भौतिक पदार्थों की प्राप्ति तथा उनके उपयोग से है। मार्शल का कहना था कि अर्थशास्त्र मनुष्य के कल्याण प्रदान करने वाले भौतिक पदार्थों की प्राप्ति तथा उनके उपयोग से है। और इन्होंने मानव कल्याण संबंधी परिभाषा देते हुए अर्थव्यवस्था के समाजवादी स्वरूप को उजागर किया था। डॉक्टर मार्शल ने मानव कल्याण संबंधी परिभाषा देते हुए समाजवादी स्वरूप का उजागर किया था। और डॉक्टर मार्शल के भी कुछ आलोचनात्मक हुए, जिनका कहना था कि डॉक्टर मार्शल का कहना है कि अर्थशास्त्र में केवल भौतिक पदार्थों का अध्ययन करते हैं तथा कल्याणकारी पदार्थों का अध्ययन करते हैं, जो कि गलत है। अर्थशास्त्र में उन सभी पदार्थों का अध्ययन करते हैं, चाहे वो भौतिक हो, चाहे अभौतिक हो, चाहे जिससे मानव का कल्याण हो या मानव का विनाश हो। इन सारी चीज़ों का अध्ययन हम किसमें करते हैं? अर्थशास्त्र में करते हैं। अब आइए किसी तीसरे अर्थशास्त्री की परिभाषा समझते हैं और उनका नाम है रॉबिन्स की परिभाषा। अब देखते हैं हम लोग रॉबिन्स की परिभाषा। रॉबिन्स कहते हैं कि विभिन्न उपयोग वाले सीमित साधनों तथा उद्देश्यों से संबंध रखने वाले मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है। रॉबिन्स का कहना है कि विभिन्न उपयोग करने वाले सीमित साधनों तथा उद्देश्यों से संबंध रखने वाले मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है। और रॉबिन्स के परिभाषा को दुर्लभता का परिभाषा कहा जाता है। रॉबिन्स के परिभाषा को दुर्लभता का परिभाषा कहा जाता है। और रॉबिन्स के कुछ अर्थशास्त्री जैसे डार्विन, फ्रेजर और एली जैसे अर्थशास्त्रियों ने रॉबिन्स की आलोचना करते हुए कहा है कि रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को केवल दुर्लभता और चयन का शास्त्र बनाकर रख दिया है, जो कि गलत है। अब समझते हैं कि आर्थिक क्रिया क्या है। तो मानव अपने जीवन यापन के लिए जो कार्य करता है, तो मानव अपने जीवन यापन के लिए जो कार्य करते हैं उसे ही आर्थिक क्रिया कहते हैं। और आर्थिक क्रिया को अर्थशास्त्र का आधार स्तंभ कहते हैं। आर्थिक क्रिया को अर्थशास्त्र का आधार स्तंभ कहते हैं, पिलर कहते हैं,
क्योंकि इसी आर्थिक क्रिया पर पूरा अर्थशास्त्र टिका हुआ है। और आर्थिक क्रिया मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। आर्थिक क्रिया मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। पहली आर्थिक क्रिया होती है उत्पादन, दूसरा होता है उपभोग, तीसरा होता है निवेश और विनिमय। यही मुख्य 4 आर्थिक क्रिया हैं: उत्पादन, उपभोग, निवेश और विनिमय। उत्पादन को उत्पादन सबसे प्रमुख आर्थिक क्रिया है और उत्पादन के लिए हमें 4 चीजों की आवश्यकता पड़ती है। पहला आवश्यकता पड़ती है भूमि की। भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यम। उत्पादन करने के लिए हमें मुख्यतः 4 चीजों की जरूरत होती है। पहला है भूमि। मान लीजिए कि अगर हमें कोई दुकान खोलना है तो दुकान खोलने के लिए सबसे पहले जमीन होना चाहिए, जगह होना चाहिए उस जगह पर, ताकि हम दुकान को खोल सकें। तो सबसे पहले होगा उत्पादन करने के लिए जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है वो होती है भूमि। दूसरा आता है पूंजी। मान लीजिए कि अगर मेरे पास जमीन है लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है कि हम दुकान खोल सके, तो बिना पैसा का भी जमीन होते हुए दुकान नहीं खोला जा सकता। तो पहला हो गया भूमि, दूसरा हो गया पूंजी, तीसरा हो गया यदि मेरे पास भूमि भी है और पूंजी भी है लेकिन हमारे पास लेबर नहीं है, तो उस कंडीशन में भी दुकान नहीं खोला जा सकता है। तो ये भी बहुत जरूरी है। तो भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यमी क्या होता है, जो भूमि, पूंजी, श्रम इन तीनों को इकट्ठा करता है उसी को बोलते हैं उद्यमी। और उत्पादन के इन्हीं 4 साधनों में जुड़कर व्यक्ति किसी न किसी रूप में लाभ कमाता है। जैसे कि भूमि से जुड़कर कोई व्यक्ति रेंट लेता है, रेंट के रूप में लाभ कमाता है। पूंजी लगाकर कोई ब्याज कमाता है। श्रम करके कोई मजदूरी लेता है, तो उद्यमी बनकर कोई लाभ कमाता है। यानी आप देख सकते हैं कि उत्पादन के इन्हीं 4 साधन में जुड़कर व्यक्ति किसी न किसी रूप में लाभ कमाता है। और वह लाभ हमेशा किस रूप में कमाता है? रुपया के रूप में कमाता है। कोई भूमि लगाकर रेंट वसूल कर पैसा कमा रहा है, कोई पूंजी लगाकर ब्याज पर पैसा कमा रहा है, कोई मेहनत करके मजदूरी करके पैसा कमा रहा है, तो कोई उस कंपनी का ऑनर बन के लाभ कमा रहा है। यानी कोई भी व्यक्ति इन्हीं उत्पादन के 4 साधनों में जुड़कर किसी न किसी रूप में लाभ कमाते हैं। अब समझते हैं उपभोग क्या होता है। उपभोग वह आर्थिक क्रिया है जिसमें मनुष्य को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्टि मिलती है। जैसे कि मान लीजिए हमने चाय पत्ती का उत्पादन किया और उस चाय पत्ती को खरीद कर कोई व्यक्ति उस चाय पत्ती से चाय बनाकर पी रहा है, तो चाय बना के पीने के बाद उस व्यक्ति को प्रत्यक्ष संतुष्टि की प्राप्ति होगी। तो इसीलिए कहा जाता है उपभोग वह आर्थिक क्रिया है जिसमें मनुष्य को प्रत्यक्ष संतुष्टि मिलती है। अब समझते हैं निवेश क्या है। निवेश क्या है? तब भविष्य में पूंजी निर्माण के लिए जमा किया गया धन ही क्या कहलाता है? निवेश कहलाता है। भविष्य में पूंजी निर्माण के लिए जमा किया गया धन निवेश कहलाता है। और निवेश से व्यक्ति को अप्रत्यक्ष संतुष्टि मिलती है, अप्रत्यक्ष रूप से संतुष्टि मिलती है। कैसे? अब जैसे कि मान लीजिए अभी हमने बैंक में 10,000 रुपया रख लिया और हम रखे हैं कि उसको 10 साल बाद ही निकालेंगे, तो हमको उस पैसा से लाभ 10 साल बाद ही होने वाला है ना। इसीलिए निवेश से हम ऐसा कह सकते हैं कि निवेश से मनुष्य को अप्रत्यक्ष रूप से संतुष्टि मिलती है। ये समझे, उत्पादन समझे, उपभोग समझे, निवेश समझे। अब आइए विनिमय। चौथी आर्थिक क्रिया है विनिमय। विनिमय क्या होता है? विनिमय का मतलब होता है खरीद बिक्री करना। विनिमय का अर्थ होता है, आसान भाषा में अगर हम लोग समझे तो कहते हैं खरीद बिक्री करना। यानी वह आर्थिक क्रिया जिसमें किसी वस्तु का खरीद बिक्री किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? विनिमय करते हैं। यानी खरीद बिक्री जो किया जा रहा है वो क्या कहलाएगा? विनिमय कहलाएगा। और विनिमय को ही हम लोग कीमत निर्धारण भी कहते हैं। विनिमय को हम लोग क्या कहते हैं? कीमत निर्धारण कहा जाता है, क्योंकि किसी भी वस्तु को बेचने के लिए उसका कीमत का होना बहुत जरूरी है। बिना कीमत का कोई वस्तु बेचा नहीं जा सकता है। इसीलिए विनिमय को हम क्या करते हैं? कीमत निर्धारण भी करते हैं दूसरे भाषा में। तो आप लोग समझे, उत्पादन समझे, उपभोग समझे, निवेश समझे और विनिमय समझे। उत्पादन सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया है। अच्छा, उपभोग
दूसरी आर्थिक क्रिया है जिसमें मनुष्य को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्टि मिलती है। निवेश तीसरी आर्थिक क्रिया है जिसमें मनुष्य को अप्रत्यक्ष रूप से संतुष्टि मिलती है। और विनिमय वह आर्थिक क्रिया है जिसके तहत किसी वस्तु को खरीदा या बेचा जाता है। अब हम समझते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार को, यानी अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं। तो नॉर्वे के एक अर्थशास्त्री हुए जिनका नाम था रैगनर फ्रिस। रैगनर फ्रिस ने अर्थव्यवस्था को दो भागों में बांटा। एक को बोला माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरे को बोला मैक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टि, और इसको बोलते हैं समष्टि। देखिए, तो रैगनर फ्रिस ने अर्थव्यवस्था को दो भागों में बांटा। एक को बोला माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरे को बोला मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र। देखिए, माइक्रो, यहाँ लगा है एक शब्द माइक्रो और यहाँ एक शब्द लगा है मैक्रो। माइक्रो का अर्थ ही होता है छोटा, माइक्रो का अर्थ होता है छोटा और मैक्रो का अर्थ ही होता है बड़ा। अब देखिए, यहाँ हम ऐसा दिमाग लगा सकते हैं, ऐसा सोच सकते हैं कि अगर ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है तो इसमें किसी छोटे चीज़ों का अध्ययन किया जाता होगा, और ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है तो इसमें कुछ बड़े चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। और देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स के तहत किसी छोटे चीज़ों का अध्ययन के तहत किसी व्यक्तिगत चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। जैसे कपड़ा का उत्पादन कर रहा है, तो किसी एक कंपनी का कपड़ा, ठीक है, किसमें आएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। कोई एक कंपनी, जैसे मान लीजिए हम लोग टाटा को लेते हैं तो ये किसमें आएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स के तहत आएगा। दूसरा आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स के तहत पूरे दुनिया में, पूरे देश लेवल पे बात किया जाता है तो हम कहते हैं उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें आएगा कि पूरे देश की कंपनी, देखिएगा, दोनों में अंतर समझिएगा क्या है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने बताया कि इसमें किसी व्यक्तिगत या निजी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, और एक का अध्ययन किया जाता है तो उसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। और जब पूरे का अध्ययन एक देश लेवल पे किया जाए तो उसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे देखिए, यहाँ था कि कोई एक कंपनी, जैसे मान लीजिए टाटा, तो किसी टाटा कंपनी के सिर्फ बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो हम किस में पढ़ेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन भारत में एक टाटा कंपनी ही नहीं है, बहुत सारी कंपनियां हैं, तो बहुत सारी कंपनियों को अगर हम पढ़ेंगे तो उसको किस में पढ़ेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम टाटा के बारे में पढ़ेंगे, बिरला के बारे में पढ़ेंगे, जियो के बारे में पढ़ेंगे, रिलायंस के बारे में, इस सारी चीज़ों को हम किस में पढ़ेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। अच्छा, अब देखिए, हमने बताया था कि किसी व्यक्ति का अपना कोई उत्पादन कर रहा है, ठीक है, कोई व्यक्ति कुछ अपना निजी दुकान खोला हुआ है तो छोटा सा उत्पादन, और यहाँ क्या हो जाएगा, पूरे देश का उत्पादन बढ़ जाएगा। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के तहत किसी व्यक्ति के उत्पादन को जोड़ा जाता है, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स के तहत पूरे देश लेवल के उत्पादन को देखा जाता है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स के तहत आता है आपका गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी इत्यादि, ये सब किस में आते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। अब देखिए कैसे, क्योंकि आप गरीबी को अपनी किसी एक व्यक्ति की गरीबी के अनुसार आप यह नहीं बता सकते हैं कि पूरे देश में गरीबी कितना है। तो गरीबी को जब भी देखना होगा तो ओवरऑल पूरे भारत लेवल पे देखना होगा। अच्छा, एक घर में 5 व्यक्ति है, जिसमें से 2 आदमी काम पे हैं और 3 आदमी बेरोजगार हैं। ये 2 आदमी काम पे हैं और 3 आदमी बेरोजगार हैं, तो आप नहीं कह सकते हैं कि 3 ही आदमी पूरे दुनिया में बेरोजगार है। तो बेरोजगारी को भी देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पूरे देश लेवल पे बात करना पड़ेगा। और जब हम बेरोजगारी को देखेंगे पूरे देश लेवल पर तो उसको हम क्या कहेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो आप, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स समझ में आ गया होगा। अब देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स को कीमत निर्धारण सिद्धांत भी कहा जाता है, कीमत का निर्धारण सिद्धांत। अब जैसे देखिए, हमने बताया कि इसमें किसी एक वस्तु का अध्ययन किया जाता है। तो मान लीजिए कि अगर थोड़ा देर के लिए एक लक्स साबुन है और इस लक्स साबुन का मांग बहुत ज़्यादा है, तो मांग बहुत ज़्यादा है तो उसका कीमत भी बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। तो मांग कीमत निर्धारण का सिद्धांत हो गया। दूसरा, इसको मांग का सिद्धांत भी कहते हैं, मांग का सिद्धांत। अब मांग का सिद्धांत कैसे, जैसे कि जिस वस्तु का डिमांड ज़्यादा, तो ऐसा तो नहीं है कि भारत में जितनी भी साबुनें बन रही है सबका डिमांड एक ही साथ हो जाए। तो किसी एक साबुन का डिमांड मैंने लिया है कि लक्स का, यानी अगर लक्स का ज़्यादा मांग है तो हम कह सकते हैं कि मांग का सिद्धांत, कीमत निर्धारण का सिद्धांत, ये सब किसमें आएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। क्यों,
कि जिस चीज की मांग बढ़ेगी उसी का कीमत निर्धारण किया जाएगा। ठीक है, तो मांग बढ़ेगी किसी एक ही चीज का, ऐसा नहीं है कि एक साथ पूरे देश में सब साधन का ही दाम बढ़ेगा, तो सब चीज का दाम एक साथ नहीं बढ़ जाएगा। तो जब किसी एक वस्तु का दाम अगर बढ़ेगा तो उसका हमको कीमत भी निर्धारित करना पड़ेगा, उसके मांग को भी पूर्ति करना पड़ेगा। इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स को कीमत निर्धारण का सिद्धांत और मांग का सिद्धांत भी कहा जाता है। और आइए हम समझते हैं अर्थव्यवस्था को और थोड़ा डिटेल से। अभी हम लोग अर्थव्यवस्था को रेगुलर फ्रीज के अनुसार देखे थे। उन्होंने अर्थव्यवस्था को दो भागों में बांटा था, एक माइक्रो और दूसरा मैक्रो। अब हम पढ़ते हैं अर्थव्यवस्था को निजी स्वामित्व के आधार पर, निजी स्वामित्व के आधार पर। देखिए, निजी स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था तीन प्रकार के होते हैं: पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। निजी स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के? तीन प्रकार के हैं। पहला हो गया पूंजीवादी, दूसरा हो गया समाजवादी और तीसरा हो गया मिश्रित। यानी निजी स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होंगे? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब हम लोग एक एक करके जानते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं। देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को हम लोग स्वतंत्र अर्थव्यवस्था कहते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र अर्थव्यवस्था कहते हैं। दूसरा, इसको खुली अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। खुली अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र अर्थव्यवस्था कहते हैं और खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसमें किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण बाजार के शक्तियों का अधीन छोड़ दिया जाता है। यानी बाजार में जिस चीज का डिमांड जितना ज्यादा होगा उस चीज का दाम उतना ज्यादा कर दिया जाएगा। इस तरह की अर्थव्यवस्था को हम लोग कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य होता है केवल लाभ कमाना। क्या? केवल लाभ कमाना। इसमें मानव के कल्याण को नहीं देखा जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मेन उद्देश्य होता है सिर्फ लाभ कमाना। ठीक है, और इसमें इस अर्थव्यवस्था में सरकार किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करती है। सरकार इसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करती है, तो बाजार के तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी सामान को किसी भी कीमत पर बेच सकता है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मुख्यतः विकसित देशों में पाया जाता है। किस देशों में? विकसित देशों में पाया जाता है। जैसे आपका ब्रिटेन हो गया, यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, उसके बाद रूस हो गया। इस तरह के देशों में क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है। समाजवादी अर्थव्यवस्था को समझने से पहले थोड़ा सा और हम लोग पूंजीवादी भी समझते हैं। जब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में देखा गया कि लोग, कोई भी कंपनी लाभ कमाने के लिए वो किसी भी हद तक उतर जा रही है और उसमें मानव का कल्याण थोड़ा भी नहीं है, तो इससे दुखी होकर कार्ल मार्क्स ने एक नारा दिया था कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। और ऐसा माना जाता है कि कार्ल मार्क्स के विचारों से ही समाजवादी अर्थव्यवस्था का जन्म हुआ। कार्ल मार्क्स के विचारों से ही समाजवादी अर्थव्यवस्था का उदय हुआ। और समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के चारों साधन पे सरकार का अधिकार होता है। जैसे देखिए, उत्पादन के कितने साधन थे? 4 साधन। उत्पादन के चारों साधनों पर पूर्ण रूप से किसका अधिकार होता है? सरकार का अधिकार होता है। और जिसमें सरकार का पूरा अधिकार होता है तो कोई भी कंपनी कुछ भी करके वह एक नियमित मापदंड के अनुसार सामान को बेच सकती है, उससे ज़्यादा कीमत पे नहीं बेच सकती है। तो इस तरह की अर्थव्यवस्था को क्या कहा गया? समाजवादी अर्थ। आर्थिक क्रियाओं पर समाज के लोगों का अधिकार होता है और आर्थिक क्रिया में एक प्रकार की समानता होती है। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए किसी के राम को कुछ अलग आर्थिक क्रिया दिया जा रहा है तो श्याम को कुछ अलग आर्थिक क्रिया दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रिया में समानता होती है, सबका बराबर का अधिकार होता है। तो इस तरह की अर्थव्यवस्था को हम बोलते हैं क्या? समाजवादी अर्थव्यवस्था। लेकिन कुछ समय के बाद क्या हुआ कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में भी बहुत सारी विसंगतियां उत्पन्न हो गई। अर्थशास्त्रियों ने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए जिसमें दोनों का गुण, सरकार भी अपना अधिकार रखे
प्राइवेट कंपनियां भी अपनी अधिकार रखें। तो इस तरह से जिस अर्थव्यवस्था का जन्म हुआ उसको बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था, जो वर्तमान में अभी हमारे भारत में लागू है। तो समझते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। देखिए, हम लोग पूंजीवादी को समझे जिसमें केवल एक व्यक्ति चाहे एक कंपनी का पूरा अधिकार था। समाजवादी में समझे कि सिर्फ सरकार का अधिकार था। अब यह है मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो इसमें सरकार प्लस निजी कंपनी दोनों का अधिकार होता है। सरकार प्लस निजी व्यक्ति दोनों का अधिकार होता है। तो जिस अर्थव्यवस्था में सरकार और निजी दोनों व्यक्ति का अधिकार होता है उस अर्थव्यवस्था को हम क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था। यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों के गुण किसमें पाए जाते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था में। अब देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हम लोग समझे थे कि किसी भी वस्तु का कीमत क्या होता था कि बाजार के आधार पर तय होता था, बाजार के मांग के आधार पर तय होता था। तो बाजार की मांग के आधार पर तय होता था। और समाजवादी अर्थव्यवस्था में हम समझे थे कि किसी भी वस्तु का मूल्य का निर्धारण सरकार क्या करती थी? स्वयं करती थी, सरकार स्वयं करती थी। तो पूंजीवादी में किसी वस्तु के सामान का दाम बाजार के शक्तियों के आधार पर तय होता था, जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में किसी भी वस्तु का कीमत सरकार तय करती थी। लेकिन मिश्रित अर्थव्यवस्था में किसी भी सामान का दाम बाजार के शक्तियों के आधार पर तो तय होता है, लेकिन किसके देखरेख में? सरकार के देखरेख में, सरकार के देखरेख में। यानी समझिएगा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में किसी भी वस्तु की कीमत का निर्धारण बाजार के शक्तियों के अधीन ही तय होता है, लेकिन सरकार उस पर अपना नजर बनाए हुए रखती है। सरकार इसलिए नजर बनाए हुए रखती है कि कोई भी कंपनी किसी भी जनता से ज्यादा पैसा ना ले ले, वह ज्यादा लाभ ना कमाए। इसके लिए बाजार का जो कीमत होता है उस पर सरकार अपना नजर रखे रहती है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में भी कीमत बाजार की स्थितियों के अधीन ही तय होता है, लेकिन किसके देखरेख में? सरकार के देखरेख में। ठीक है, आगे समझते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में मिश्रित अर्थव्यवस्था का उद्देश्य क्या होता है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का भी उद्देश्य होता है लाभ कमाना। मिश्रित अर्थव्यवस्था का उद्देश्य भी होता है लाभ कमाना, लेकिन लाभ कमाना लेकिन कल्याण के साथ। हम लोग देखे थे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का सिर्फ मुख्य उद्देश्य था लाभ कमाना, उससे समाज का कल्याण हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं था। समाजवादी अर्थव्यवस्था में हम लोग देखे थे कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का मानव कल्याण करना, लेकिन मिश्रित अर्थव्यवस्था का उद्देश्य है लाभ कमाना लेकिन समाज कल्याण को ध्यान में रखते हुए। यानी कोई भी कंपनी लाभ कमा सकती है, लेकिन वो उतना ही लाभ कमाए जिससे क्या हो? समाज का कल्याण हो सके। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था। जो वर्तमान में अभी भारत में है, भारत में वर्तमान में कौन सी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और एक शब्द में जानिए कि जितने भी विकासशील देश हैं उनमें ज्यादातर मिश्रित अर्थव्यवस्था ही देखे जाते हैं। ठीक है, तो ये है कुछ अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के प्रकार। अब हम लोग समझते हैं अर्थव्यवस्था को कुछ अलग प्रकार से, जिनको वर्ल्ड बैंक ने बांटा है। तो विश्व बैंक के आधार पर अर्थव्यवस्था को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है विकसित अर्थव्यवस्था, एक होता है विकसित अर्थव्यवस्था और दूसरा होता है विकासशील अर्थव्यवस्था। विकासशील अर्थव्यवस्था। अब देखिए, विकसित अर्थव्यवस्था क्या है और विकासशील अर्थव्यवस्था क्या है, थोड़ा सा समझिएगा। विकसित है ये जो पूर्ण रूप से विकसित है, और जो वह अभी जो विकास धीरे धीरे कर रहा है वही है विकासशील अर्थव्यवस्था। कि जिस देशों की प्रति व्यक्ति आय, जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय 12,375 या इससे अधिक, यदि किसी देश की प्रति व्यक्ति आय 12,375 या इससे अधिक डॉलर हो तो वैसे देशों को क्या कहा जाता है? विकसित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय 12,375 डॉलर से अधिक हो उन देशों को विकसित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। और विकसित अर्थव्यवस्था का लक्षण है कि विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश में लोग कम से कम कृषि में लगे होते हैं। कृषि में बहुत कम लोग होते हैं, कम लोग लगे होते हैं। यानी विकसित अर्थव्यवस्था में अगर हम देखें तो कृषि में कम लोग लगे होते हैं। यानी हम ऐसा कह सकते हैं विकसित अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र में बहुत कम लोग काम करते हैं, और विकसित अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा लोग किसमें काम करते हैं? तृतीय क्षेत्र में। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। इसको हम लोग आगे बहुत डिटेल से समझते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, द्वितीय क्षेत्र क्या होता है, तृतीय क्षेत्र क्या होता है।
चतुर्थ क्या होता है, पंचम क्या होता है, इसमें कौन आता है, इसको हम लोग आगे बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो तृतीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा लोग काम करते हैं, तीन में तो विकसित अर्थव्यवस्था में। कृषि में बहुत कम लोग काम करते हैं, विकसित अर्थव्यवस्था में। और विकसित अर्थव्यवस्था में इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो काफी मजबूत होता है, बहुत हाई लेवल का मजबूत होता है। वहाँ सड़कें बहुत अच्छी होगी, दुकानें अच्छी होगी, सब चीज़ बहुत माने डेवलप रहता है। तो ऐसा अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है, विकसित अर्थव्यवस्था। अब आइए विकासशील अर्थव्यवस्था। अब विकासशील अर्थव्यवस्था को दो भागों में बांटा गया है। विकासशील अर्थव्यवस्था को दो भागों में बांटा गया है, एक उच्च आय वाली विकासशील अर्थव्यवस्था, एक निम्न आय वाली विकासशील अर्थव्यवस्था। तो हम लोग समझते हैं उच्च आय वाली और निम्न आय वाली विकासशील अर्थव्यवस्था। विकासशील अर्थव्यवस्था जैसे कि भारत की अर्थव्यवस्था भी विकासशील अर्थव्यवस्था है, क्योंकि हम लोग धीरे धीरे विकसित हो रहे हैं। तो विकासशील अर्थव्यवस्था भी दो प्रकार के होते हैं, एक उच्च आय वर्ग वाली विकासशील अर्थव्यवस्था और दूसरा होता है मध्यम आय वर्ग वाली विकासशील अर्थव्यवस्था। यदि किसी देश की प्रति व्यक्ति आय $3,995, यदि किसी देश की प्रति व्यक्ति आय $3,995 से लेकर $12,375 के बीच है, तो उस देश को हम बोलते हैं कि उच्च आय वर्ग वाले विकासशील अर्थव्यवस्था है, उच्च आय वाले विकासशील अर्थव्यवस्था है। दूसरा रहता है कि यदि किसी देश की प्रति व्यक्ति आय $10,026 से लेकर $3,995 के बीच का है, तो उसको हम बोलते हैं मध्यम आय वर्ग वाले विकासशील अर्थव्यवस्था। तो आई होप, हम आशा करते हैं कि वर्ल्ड बैंक के आधार पे भी अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण आपको समझ में आया होगा। आइए एक मिनट में इसको फिर से रिवीजन करते हैं। विश्व बैंक ने अर्थव्यवस्था को दो भागों में बांटा था, एक विकसित अर्थव्यवस्था, दूसरा विकासशील अर्थव्यवस्था। विकसित अर्थव्यवस्था जो अमेरिका, ब्रिटेन, जापान इत्यादि देशों में है, उसको बोलते हैं विकसित अर्थव्यवस्था। विकसित अर्थव्यवस्था का लक्षण क्या है, यदि किसी देश की प्रति व्यक्ति आय $12,375 या इससे अधिक, यदि किसी देश की प्रति व्यक्ति आय $12,375 या इससे अधिक है, तो उस देश को हम लोग क्या बोलते हैं, विकसित अर्थव्यवस्था। दूसरा बात कि विकसित अर्थव्यवस्था में लोग सबसे अधिक सेवा क्षेत्र में काम करते हैं, यानी तृतीय क्षेत्र में काम करते हैं, और सबसे कम लोग क्या करते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में काम करते हैं। और ऐसे अर्थव्यवस्था अमेरिका, ब्रिटेन और जापान में देखने को मिलता है। विकासशील अर्थव्यवस्था में हम अगर देखें तो यहाँ प्रति व्यक्ति आय बहुत कम होता है, और लोग सबसे ज्यादा क्या करते हैं, सेवा क्षेत्र में काम, कृषि क्षेत्र में काम करते हैं। सबसे ज्यादा लोग किस क्षेत्र में काम करते हैं, कृषि क्षेत्र में, यानी यहाँ सबसे ज्यादा लोग प्राथमिक क्षेत्र में काम करते हैं और तृतीय क्षेत्र में काम कम करते हैं। जबकि विकसित अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा लोग तृतीय क्षेत्र में काम करते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में काम कम करते हैं। आइए अर्थव्यवस्था को अब हम एक नए सिरे से समझते हैं, एक नया प्रकार समझते हैं। तो अर्थव्यवस्था का दो प्रकार और होता है, जिसको कहा जाता है, एक प्रकार होता है खुली अर्थव्यवस्था और दूसरा होता है बंद अर्थव्यवस्था। अब देखिए खुली अर्थव्यवस्था क्या है और बंद अर्थव्यवस्था क्या है। जब कोई देश विश्व के सभी देशों के साथ क्या करता है, व्यापार करता है, सभी देशों के साथ व्यापार करता है या लेन देन करता है, तो वैसी अर्थव्यवस्था को हम क्या कहते हैं, खुली अर्थव्यवस्था। और जब कोई देश विश्व के शेष देशों के साथ व्यापार नहीं करता है, यानी लेन देन नहीं करता है, तो ऐसे अर्थव्यवस्था को हम क्या कहते हैं, बंद अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था में क्या है कि एक देश विश्व के सारे देशों के साथ कुछ ना कुछ खरीद रहा है, बेच रहा है, कुछ ले रहा है, कुछ दे रहा है, तो ऐसे अर्थव्यवस्था को हम क्या कहते हैं, खुली अर्थव्यवस्था। अब ऐसा देश जो विश्व के किसी भी देश के साथ ना कुछ खरीद रहा है, ना बेच रहा है, ना कुछ ले रहा है, ना दे रहा है, तो ऐसे अर्थव्यवस्था को हम क्या कहते हैं, बंद अर्थव्यवस्था। और भारत को कुछ वजह से खुला अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था दोनों को श्रेणी में रखा जाता है। अब देखिए भारत देश का तीसरा सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश है। भारत देश का तीसरा सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि भारत खुली अर्थव्यवस्था वाला देश है। लेकिन भारत का करेंसी रुपया सब देशों में मान्य नहीं है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारत बंद अर्थव्यवस्था वाला भी देश है। तो आइए अब हम लोग अर्थव्यवस्था के लगभग जितने भी प्रकार थे उसको बहुत विस्तार पूर्वक समझे, बहुत आराम से समझे। हम आशा करते हैं, विश्वास करते हैं कि आपको ये पढ़ाई आज का समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बात करते हैं कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कितने होते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, द्वितीय क्षेत्र क्या होता है, तृतीय क्षेत्र क्या होता है, सेवा क्षेत्र किसको कहते हैं, कृषि क्षेत्र किसको कहते हैं। इन सारी चीज़ों की चर्चा हम करने वाले हैं। अर्थव्यवस्था के मुख्यतः 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। पहले हम लोग समझते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है। तो वह क्षेत्र जो अनिवार्य वस्तुओं का उत्पादन करता है उसे क्या कह सकते हैं,
प्राथमिक क्षेत्र। अनिवार्य वस्तुओं का उत्पादन करने वाले क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। और इस प्राथमिक क्षेत्र के तहत आपको कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन ये सब किसमें आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन। और प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। और भारत में सबसे ज़्यादा लोग इसी कृषि क्षेत्र में लगे हुए हैं, इसीलिए भारत अभी हमारा क्या है? विकासशील अर्थव्यवस्था के श्रेणी में आता है। तो प्राथमिक क्षेत्र समझे, प्राथमिक क्षेत्र वह क्षेत्र है जो अनिवार्य वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, उसे प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। और प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन ये सब आते हैं। और प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग कृषि क्षेत्र कहते हैं। अब देखिए, प्राथमिक क्षेत्र का विकास द्वितीय क्षेत्र पर निर्भर करता है। कैसे? प्राथमिक क्षेत्र का विकास द्वितीय क्षेत्र पर निर्भर करता है। अब देखिए, द्वितीय क्षेत्र का तहत मशीनरी, कल कारखाने इत्यादि आते हैं द्वितीय क्षेत्र के तहत। तो अब समझते हैं हम लोग द्वितीय क्षेत्र क्या है। द्वितीय क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र के उत्पाद को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। तो वैसे क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? द्वितीय क्षेत्र। अब जैसे देखिए, द्वितीय क्षेत्र में कल कारखाने आते हैं, मशीनरी सब इसी में आता है, सारे मशीन इसी में आते हैं, द्वितीय क्षेत्र में आता है। और यह कह रहा है कि द्वितीय क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र के उत्पाद को कच्चे माल के तौर पे यूज करता है। तो कच्चे माल के तरफ यूज करता है। जैसे मान लीजिए यहाँ प्राथमिक क्षेत्र में कृषि। अब कृषि क्या हो गया कि कृषि में हमने गन्ने का खेती किया। अब गन्ना क्या हो गया? प्राथमिक क्षेत्र का अंतिम उत्पाद हो गया। गन्ना। अब गन्ना कहाँ जाएगा? तो गन्ना चीनी बनने के लिए कल कारखाने में ही जाएगा। तो यहाँ प्राथमिक क्षेत्र का गन्ना हो गया कच्चा माल। और ये कच्चा माल अब कहाँ आ गया? किसी कारखाना में आया जहाँ उसका चीनी बनेगा। तो प्राथमिक क्षेत्र का कच्चे माल की तरह उपयोग करने वाले क्षेत्र को कहते हैं द्वितीय क्षेत्र। और क्या है कि प्राथमिक क्षेत्र का विकास द्वितीय क्षेत्र पर निर्भर करता है। कैसे? अब जैसे हम देख लीजिए कि हमने क्या किया कि यहाँ गन्ने का उत्पादन किया है। अब मान लीजिए कि हमारे यहाँ कल कारखाने नहीं है, चीनी मिल नहीं है, तो हम कितना भी गन्ना उत्पादन कर लें, हमारा प्राथमिक क्षेत्र का विकास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब तक गन्ना बिकेगा नहीं, पैसा आएगा नहीं, तब तक प्राथमिक क्षेत्र में विकास नहीं हो पाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि प्राथमिक क्षेत्र का विकास किस पे निर्भर करता है? द्वितीय क्षेत्र पे निर्भर करता है। तो प्राथमिक द्वितीय क्षेत्र में आप देखें कि कल कारखाने, मशीनरी सब इसी में आ गए। यानी अगर हमको प्राथमिक क्षेत्र को सुधारना है तो किसको सुधारना है? कि द्वितीय क्षेत्र को सुधारना होगा। लेकिन वर्तमान में अगर देखिएगा तो सरकार द्वितीय क्षेत्र पर काम ना करके सीधा प्राथमिक क्षेत्र पे काम करती है। तो सरकार को भी चाहिए कि पहले द्वितीय क्षेत्र को सुधारे, प्राथमिक क्षेत्र खुद ब खुद अपने आप सुधर जाएगा। अब हम लोग समझते हैं कि तृतीय क्षेत्र क्या है। तृतीय क्षेत्र क्या होता है? तो प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र के उत्पादकता को बढ़ाने में मदद करने वाला क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? तृतीय क्षेत्र कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र की उत्पादकता को बढ़ाने वाले क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? तृतीय क्षेत्र कहते हैं। और तृतीय क्षेत्र में वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता है, तृतीय क्षेत्र में सेवाओं का उत्पादन होता है। इसीलिए इस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र कहते हैं। और भारत सरकार को सबसे ज़्यादा अगर आय की प्राप्ति होती है तो तृतीय क्षेत्र में होती है। और तृतीय क्षेत्र में आपका आता है नौकरी, शिक्षा, किसमें आते हैं? तृतीय क्षेत्र में आते हैं। अब देखिए, तृतीय क्षेत्र का विकास द्वितीय क्षेत्र पर निर्भर करता है। तृतीय क्षेत्र का विकास द्वितीय क्षेत्र पर निर्भर करता है। जैसे कि मान लीजिए अगर हमारे यहाँ मान लीजिए कि चीनी का मिल लगा दिया जाए, तो चीनी के मिल में कम से कम अगर हम अमूमन बात करते हैं तो 500 लोगों को रोजगार मिल जाएगा। तो 500 लोग कहाँ नौकरी करेंगे? तृतीय क्षेत्र में। विकास द्वितीय क्षेत्र पर निर्भर करता है। तो यानी अगर हमको तीसरा सेक्टर को अगर सुधारना है तो हमको दूसरा सेक्टर को सुधारना पड़ेगा। अगर हमको पहला सेक्टर को सुधारना है तो दूसरे सेक्टर को सुधारना पड़ेगा। यानी आप देख लीजिए कि प्राथमिक क्षेत्र का विकास किस पर निर्भर किया था? द्वितीय क्षेत्र पर। और द्वितीय क्षेत्र का विकास भी किस पर निर्भर करता है? तृतीय क्षेत्र पर। यानी अब हम लोग देखें तो हम लोग क्या देखें कि सरकार को सबसे ज़्यादा किस पे ध्यान देना चाहिए? तृतीय क्षेत्र पे। तृतीय क्षेत्र को सुधारिएगा, द्वितीय क्षेत्र सुधर जाएगा, द्वितीय क्षेत्र को सुधारिएगा, प्राथमिक क्षेत्र सुधर जाएगा। तो ये रहा आपको अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण
आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब हम बात करेंगे या तो अर्थव्यवस्था के बारे में, तो हम लोग विशेष और पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, एमएनपी क्या होता है। फिर बैंकिंग में हम लोग पढ़ेंगे कि रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है, सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है। इन सब तमाम चीज़ों को हम लोग चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।